और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कोच वो पे ज्यूरी थी, जब मैंने सजदा किया अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं गोल्ड और मैं पूरा फ्लैग लेके मैंने पूरा ट्रैक किया और उसको जब किक की तो मुझे नहीं लगा था कि ये नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन वो लगी इतनी बुरे तरीके से कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो किधर से निकल के कहाँ पे जाके लगी। वो लगी फेस पे और वो इसमें टोटल 8 वेट होते हैं जो -54 से स्टार्ट होते हैं और +87 तक जाते हैं। स्पोर्ट तो बिल्कुल मूवीज़ तो बहुत पसंद थी मार्शल आर्ट्स की, और जैकी चैन्स की मूवीज़ अक्सर देखते रहते थे, लेकिन शौक था कि मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए। वेलकम टू ख्याली डायलॉग। हमारे आज के गेस्ट पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन हैं ताइक्वांडो में। अभी बैंकॉक से ये 2 गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। इनका नाम है नबील खालिद और इनसे गप्स लगाएंगे। हेलो नबील। हेलो। अस्सलामुअलैकुम नबील, वेलकम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नबील, सबसे पहले ये बताएं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया और कैसे इंस्पायर हुए ताइक्वांडो के लिए? स्पोर्ट्स का शौक़ तो शुरू से ही था कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन सब कहते थे यार क्रिकेट ज़्यादा है कि क्रिकेट खेलो आप, और क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि खेले नहीं है, लेकिन यह है कि मार्शल आर्ट ज़रा थोड़ी सी फिटनेस में भी अच्छी लगती थी गेम, और कोई घर के पास क्लब भी था उसका, तो फिर मार्शल आर्ट्स स्टार्ट की। पहले तो 1 साल तक सोचता रहा कि करना क्या है। किस एज के थे उस टाइम पे आप? 6-7 साल का था, मतलब इतना ज़्यादा। और फादर को मैंने 1-2 दफ़ा बोला था कि मुझे मार्शल आर्ट्स करनी है, और अब स्पोर्ट तो मूवी बिल्कुल देखी थी ब्रूस ली, जैकी मूवीज़ चैन? तो बहुत पसंद थी मार्शल आर्ट्स की, और जैकी चैन्स की मूवीज़ अक्सर देखते रहते थे, लेकिन शौक़ था कि मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन मूवीज़ में सारा। लेकिन मार्शल आर्ट का शौक कैसे? कोई लड़ाई हुई थी बचपन में या कुछ देखा था जिससे ज़हन में आया कि मार्शल नहीं, आर्ट्स मैं करनी वैसे ही है? थोड़ा सा अग्रेसिव था, और मतलब मारने का थोड़ा ज़्यादा शौक मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी ज़रा थोड़ी सी अच्छा, ठीक मार है। कुटाई चलती रहती थी, हाँ हाँ हाँ। तो फिर बस शौक भी थोड़ा ज़्यादा था कि यार मार्शल आर्ट सीखते हैं, ओके प्रॉपर ओके, स्किल्स सीखते हैं। ठीक है। तो 2 साल तो फादर नहीं माने पहले कि नहीं ये क्या काम है, तुम मतलब पहले इतने ज़्यादा बाहर से हमें शिकायत तुम्हारी आती है, तुम मार्शल आर्ट्स करके और रोले डालोगे, तो मैंने कहा नहीं मेरा शौक है। ठीक है। तो वो फिर अम्मा भी मुझे कहती चलो पहले प्रॉमिस करो कि तुम इस तरह की कोई भी एक्टिंग नहीं करोगे बाहर, तो फिर हम स्टार्ट कराते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, स्टार्ट तो मैंने कर लिया था, और मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन कोई 125 किलो मेरा वेट था जब मैंने स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं हेल्दी था, तो फिर स्टार्ट में मतलब काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स भी आई, और खैर मैंने 3-4 साल के अंदर जो सब अपने आप को रिकवर किया, अपना वेट कम किया, और तब कंपटीशन लेवल तक आ गया। जब मैंने पहला अपना इवेंट खेला तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मूवीज़ और इवेंट दोनों डिफरेंट है। मतलब जो हम मूवीज़ में देखते हैं वो तो एक मूवीज़ है, लेकिन प्रॉपर जो एक एथलीट्स होता है उसने फिर अपने रूल्स के मुताबिक ही आपने परफॉर्म करना हो। फिर मैं जितना ज़्यादा अग्रेसिव था बाहर फिर ख़त्म हो गया, फिर अपने कंपटीशन को लेके ज़्यादा होना शुरू हो गया, मतलब ट्रेनिंग में। और कोशिश थी कि पहले इंटर लाहौर चैम्पियनशिप खेली है, फिर पंजाब खेलूँगा, फिर नेशनल पे जाऊँगा, इंटरनेशनल पे जाऊँगा। काफ़ी हमारे सीनियर्स जब इवेंट्स खेलते थे तो शौक होता था कि यार ये पाकिस्तान कलर पहना है इन्होंने, तो हम कब पहनेंगे, या पंजाब कलर पहना है तो हम कब पहनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, और सारी चीज़ें मेहनत से ही मैंने मतलब ली हैं। 16 साल हो गए मुझे ताइक्वांडो करते हुए। तो पहला बड़ा जब आपने इवेंट किया उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? उस वक़्त तकरीबन 13-14 साल का था मैंने जब पहला कंपटीशन खेला था, तो और वो ऐसा पहला आपने जूनियर्स की टीम में जूनियर्स खेला वो था? तो ओके। फुल जूनियर्स था ना, मतलब अंडर 14 खेला था मैंने, 14 साल की एज से कम था मेरा। हाँ। तो मतलब 2 महीने मेरे अभी रहते थे जब मैंने कंपटीशन खेलना था, तो वो अंडर 14 खेला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी मैंने हैवी वेट में खेला था क्योंकि वेट मेरा ज़्यादा था, तो ओके 80 प्लस में खेला था। ओके। तब मेरा वेट 95 कम मैंने कर लिया था, 95 केजी मेरा वेट था, और वो मेरा पहला इवेंट ये था कि मैं पहले इवेंट में गोल्ड हो गया था, मतलब 4 फाइट्स मैंने की थी और गोल्ड हो गया था। तो पहला टूर्नामेंट जो आपने खेला उसमें आपने गोल्ड लिया गोल्ड मैंने लिया? कदाफी माशाल्लाह स्टेडियम में। माशाल्लाह। इंटर स्कूल गेम्स होती हैं, मतलब हर ओके अभी भी होती हैं वो। ओके। तो तब मेरी आई थिंक फर्स्ट इंटर स्कूल गेम्स थी। अब तो 12-13 तक पहुंच गई है, तो पहली इंटर स्कूल गेम्स की। और अभी भी ये है कि मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर देखा जाए तो 80 प्लस के अंदर मेरा गोल्ड मेडल है, और मेंशन है कि वो फर्स्ट इंटर स्कूल्स में नबील खालिद ने मिनहाज स्कूल की तरफ से गोल्ड मेडल लिया था। वाह। वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी, वो मेडल भी मेरे पास अभी तक है कितने अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड मेडल हैं टोटल आपके पास?
अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिला सब लोकल टोटल तो ये 109-10 मेरे पास मेडल्स हैं जिसमें गोल्ड्स भी आती हैं, सिल्वर्स और ब्राउन। टोटल जो गोल्ड्स हैं वो 21-22 गोल्ड्स हैं मेरे पास। इंटरनेशनल कितने हैं इसमें से? इंटरनेशनल में 6 गोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोकल पाकिस्तान लेवल के, नेशनल लेवल के? 3 गोल्ड है मेरे पास। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के वो कुछ इस तरह गोल्ड मिला के टोटल 36 गोल्ड्स बनते हैं, जिसमें पंजाब चैम्पियनशिप, जूनियर, सीनियर, मतलब डायरेक्टली नेशनल तक तो नहीं पहुंचे, नीचे से फिर फ्लो के साथ ऊपर आए हैं। अच्छा, ये आप बताएं कि आपने taekwondo क्यों चूज़ की? इतने ज़्यादा और भी मार्शल आर्ट्स हैं, कराटे है, कंग फू है, और भी हैं, तो taekwondo क्यों स्टार्ट की? पहले मैं 1-2 दफ़ा कराटे के क्लब जाता रहा अच्छा। और ट्रेनिंग भी मैंने स्टार्ट की, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि ताइक्वांडो क्या है और कराटे क्या है। स्टार्टिंग में तो बस यही था कि कराटे सीखने हैं, कराटे स्टार्ट किए और इतना ज़्यादा शौक था कि स्टार्टिंग में पहले क्लब जाना, फिर 2 घंटे आके घर में भी ट्रेनिंग करनी, जो चीज़ सीखी नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि कराटे में और ताइक्वांडो में ये डिफरेंस है कि कराटे स्पोर्ट्स वो भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स अच्छी नहीं है, लेकिन ताइक्वांडो इसलिए भी सिलेक्ट की कि उसके अंदर रूल्स थोड़े अच्छे लगे आप, कि हम बिलो द बेल्ट किक नहीं कर सकते, ठीक है, बिलो द बेल्ट से ऊपर आपने किक करनी है। पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। तो जब मैंने स्टार्ट की थी तब तो सारा मैनुअल था, कि मतलब देखना था पॉइंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। कराटे में ये सीन होता था कि आपने नीचे ऊपर जिधर भी है वो आपने किक मारनी है, मतलब उसमें कोई बेसिक नहीं थी, अगले नु पांच छड़ो, बस मारो, मतलब आपने मारना है। लेकिन ताइक्वांडो इज़ वेरी डिसेंट गेम, कि आपने बड़े अच्छे तरीके से अगले बंदे को टारगेट करना है, स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स समझ के। कराटे में अब हमारी 2 तरह की गेम्स होती हैं, ताइक्वांडो में, कराटे भी। एक हमारी फाइट होती है, एक हमारी शैडो फाइट होती है, जिसको हम फुमसे बोलते हैं। मैं दोनों खेलता हूँ। फाइट भी मैंने खेली है बैंकॉक के अंदर, उसमें भी मेरा गोल्ड था। और जो मैंने एक्शन खेला था, फाइट मेरा इतना टफ नहीं था जितना मेरा एक्शन टफ था, क्योंकि फाइट में मेरे पास सिर्फ कोई 3-4 एथलीट थे जिनके साथ खेलना था। एक्शन में मेरे पास 17 एथलीट थे हर कंट्री के, और मेरे लिए वो बड़ा ही टफ था। और इंडिया की 4 थे, पाकिस्तान का तो मैं एक ही था, इंडिया की 4 थे अंडर 30 उसमें भी गोल्ड लिया आपने? उसके अंदर फिर मेरा गोल्ड मेडल था। वेरी नाइस। और हम अल्हम्दुलिल्लाह के ताइक्वांडो चॉइस इसलिए की कि वो गेम भी थोड़ी अच्छी है, और ये कि थोड़ी डिसेंट गेम है। और ताइक्वांडो के जो यूनिफॉर्म मुझे बड़ा पसंद है, ताइक्वांडो का जो हम पहन के खेलते हैं, अच्छा। और वो काफ़ी अच्छा है, और पहना हुआ भी अच्छा लगता है ताइक्वांडो का यूनिफॉर्म। इस वजह से भी ताइक्वांडो सेलेक्ट की कि ये ठीक है, फिटनेस लेवल भी उसका बहुत अच्छा था ताइक्वांडो का, फिर इसलिए ताइक्वांडो सेलेक्ट की कि ताइक्वांडो ठीक है। और मेरे ख्याल से देखने में भी taekwondo जो है वो उसकी किक्स जो हैं वो सबसे खूबसूरत हैं सारी मार्शल आर्ट्स की बनस्बत। यस ऑफ कोर्स, बेसिक किक्स है ना, मतलब आपने बेसिक सीखनी है तो करना है। हाँ, लेकिन वो बेसिक को भी उस लेवल पे ले गए हुए हैं, जैसे ये 540 किक है या 750 किक है, 750 या और भी अब इससे मतलब ज़्यादा इन्हांस कर दी होंगी। लोग जंप मारते हैं 920 है, 6 फुट की, बिल्कुल वो, बिल्कुल और वो 1240 सारा कुछ वो, और किसी मार्शल आर्ट में उस तरह मेरे ख्याल है नहीं है। मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में इतनी खूबसूरती कर दी है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम लाइक 2 आइटम्स करते हैं जिसमें फाइट करते हैं, बेसिक आइटम्स करते हैं, फुमसे करते हैं। आप इंटरनेशनल जाएं ताइक्वांडो डांस भी मिलेगा आपको। अच्छा, क्रिएटिव फुमसा मिलेगा आपको, क्रिएटिव करना है आपने म्यूजिक के साथ, मतलब अच्छा। जिस तरह म्यूजिक चल रहा है आपने उस तरीके से परफॉर्म करना है। बिल्कुल। जिस तरह म्यूजिक कम होगा आपने स्लो होना है, जिस तरह तेज होगा आपने तेज करना है। और मैं क्रिएटिव फुमसे भी करता हूँ अच्छा, म्यूजिक ग्रुप के अंदर। उसमें भी रिसेंटली जो हमारे कोरियन एम्बेसडर हुआ था, तो नेशनल के अंदर आर्मी फर्स्ट था और पाकिस्तान वापडा से, क्योंकि मैं पाकिस्तान वापडा से बिलोंग करता हूँ, तो पाकिस्तान वापडा सेकंड था। तो इंटरनेशनल तो उन्होंने म्यूज़िक के साथ ताइक्वांडो डांस भी आ गया अब तो, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के जो सा वो ताइक्वांडो डांस करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ठीक है अगर फाइट नहीं करनी कोई मसला नहीं है, डांस करो, कुछ ना कुछ तो बच्चा करेगा ना, मतलब फिजिकलिटी है उसमें, डिसिप्लिन उसमें भी है, और वो आपने उसी तरह सीखना जैसे आपने जिस तरह वो चीज़ें सीख रहे हैं। और सारी गेम रिलेटेड टू ताइक्वांडो है। उन्होंने अपने एक्शन डांस के अंदर भी उन्होंने किक्स ऐड कर दिए हैं, पंच ऐड कर दिए हैं, इस तरीके से करते हैं कि फील होता है कि आप ताइक्वांडो ही कर रहे हैं, बस किसी से फाइट नहीं कर रहे लेकिन कर ताइक्वांडो ही रहे हैं आप। ये ताइक्वांडो तो की कोई पार्ट है। एक जनरल लाइफ में जैसे अब आप माशाल्लाह मार्शल आर्ट्स के आप लाइक मास्टर ही है ना इस वक्त, अपने गोल्ड मेडल है इनके पास माशाल्लाह, तो वैसे ही राह चलते किसी बंदे से आपका खड्डा खुड्डा हो जाए, झगड़ा झुगड़ा हो जाए, तो कंट्रोल तो करते फिर हैं, यूज कर लेते हैं कभी कभी अपना नहीं ये आर्ट, कभी या बस सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं मारते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक दफ़ा अगर मारा ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा।
तो कोशिश करते हैं कि ना मारे किसी को, क्योंकि एक तो कंपटीशन, लोग समझते हैं कि हम इंटरनेशनल एथलीट हैं, ठीक है, टेक्निक्स तो हमारे पास हैं कि हमने करना कैसे है, लेकिन ये भी हम थोड़ा ध्यान करते हैं कि ज़रा बाहर नहीं। तो टूर्नामेंट्स में कभी खून शून निकल जाता है? ये नाक की हड्डी टूटी हुई है, फील होगी आपको ये। तो आपने भी कोई तोड़ी हुई है लोगों की? बिल्कुल। ये तो साथ साथ चलता रहता है फिर। कुछ हैं आपके प्रॉपर? हाँ जी, कोच है हमारे जो हमें गाइड करते हैं, ये बताते हैं लेकिन कि फेडरेशन की तरफ से कोच हैं या आपका को अपना अपने कोच देखिए, जब आप लाहौर लेवल पे खेलते हैं आपका कोच चेंज होता है, अच्छा, जब आप पंजाब लेवल पे जाते हैं आपका कोच चेंज होता है, नहीं तो क्योंकि कौन आप चेंज जब करता है? आप खुद चेंज करते हैं? नहीं, डिसाइड मैनेजमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल ओके। टीम के साथ जो हाँ। हमारे पाकिस्तान में ये सीन है कि जिस क्लब के ज़्यादा बच्चे होंगे वो कोच जाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर के 10 बच्चे हैं तो लाहौर के कोई क्लब का कोच जाएगा। ठीक अगर है। पूरे पंजाब के अंदर 9 सिटीज़ आती हैं, 10 आती हैं, तो अगर किसी एक सिटी के ज़्यादा बच्चे हैं तो उस सिटी का कोच जाएगा। इस तरह होता है। जब आप आते हैं ना नेशनल टीम में, मतलब जब आप नेशनल खेलते हैं जिसमें पंजाब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और बाकी कोचेस भी होते हैं, तब आपका एक ट्रेनिंग कैंप अनाउंस होता है। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेनिंग कैंप करते हैं तो कोई पंजाब में अच्छा क्वालिफाई कोच रखते हैं जो आपको ट्रेन करता है। ओके। ये सारा कौन ऑर्गेनाइज करता? ये पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, हमारी प्रॉपर अच्छा। एक फेडरेशन है। ओके। ये सारा वो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उन्हीं को फंडिंग देता है। जितनी भी गेम्स होती हैं, नेशनल गेम्स होती हैं, पंजाब गेम्स होती हैं, तो जितनी भी गेम्स होती है वो सारा फिर फेडरेशन से रब्ता करते हैं कि जी आपके पास कौन से अच्छे कोच हैं, हमने इस जगह पे कैंप लगवाना है, तो आप बताएं। तो वो फिर उनको रिकमेंड करते हैं जी आप ये वाला कोच ले लें, ये अच्छा है, जो मतलब इन है कुकीवान ताइक्वांडो फेडरेशन, मतलब कुकीवान के साथ जो कोरिया का हेडक्वार्टर है, हमारा मेन हेडक्वार्टर कुकीवान कुकीवान। कुकीवान मेन है, जहाँ से हमारी इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की सर्टिफिकेशन होती है। ओके। हमारे ग्लोबल लाइसेंस जो इंटरनेशनल है वो रिन्यू होते हैं। हम अपने ग्लोबल लाइसेंस के बगैर इंटरनेशनल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, हमारा हर 1 साल बाद वो एक्सपायर होता है, हमें रिन्यू करवाना होता है, फिर हम खेलते हैं। तो इस लाइसेंस को लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है, वो एथलीट डेफिनेटली ब्लैक बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप क्वालिफिकेशन ही नहीं ले सकते, और ब्लैक बेल्ट होने के लिए भी आपको डांस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो मोस्टली हमारी जो फेडरेशनें हैं ख़ास करके खेलों की, तो ये इनके काफ़ी बुरे हालात हैं। कुछ खेल के लिए कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रही होती, तो ताइक्वांडो की भी फेडरेशन के ऐसे ही हालात हैं या कुछ थोड़ा बेहतर काम करते हैं ये? ओवरऑल ही स्पोर्ट्स के तो हालात पूरे पाकिस्तान में ही आपको पता है कि क्रिकेट के अलावा जैसे पाकिस्तान के हालात हैं वैसे ही स्पोर्ट्स के भी हालात वैसे ही हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स कंट्री हमेशा स्पोर्ट्स वही ऊपर आती है जब तक आपके पास बजट है। बेशक। अगर आपके एथलीट्स यंग है, अगर आप उनके ऊपर लगा रहे हैं तो आपकी कंट्री का फ्लैग वो ऊपर लेके जाएंगे। जब उनके पास बजट ख़त्म हो जाएगा तो फ्लैग डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एथलीट्स को देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये हाँ, ग्रांट्स मैं होती यही है पूछने लगा था कि प्लेयर्स को कुछ मिलता है क्या फेडरेशन से? फेडरेशन की जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर तो एशियन चैम्पियनशिप या कोई बड़ा इवेंट है तो उसमें जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 12 की टीम है तो लोग ही 4 जाते हैं, टीम ही पूरी नहीं जा रही बिकॉज लैक ऑफ फंड्स। फंड की वजह से। सबसे मेन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टीम है, ताइक्वांडो की है, कोई भी टीम जा रही है, तो उतने एक लोग भेजे जिनका वहाँ पे काम है। एथलीट्स जाएं, कोच जाए, मैनेजर जाए, बस। बाकी लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे? अगर बाकी 2-3 कोच जा रहे हैं, पीएसपी का कोई बंदा जाए, कोई भी जा रहा है, ठीक है, उनकी जगह पे आप कोई ऐसा एथलीट भेज दें ताकि वो मेडल तो लेके आए ना बाहर से, ठीक है। वो फिर सैर करने जाते हैं ना। तो वो तो उनका तो फिर ये है ना कि उनको चाहिए कि वो टीम पूरी भेजे, मतलब टीम तो जाती जाती है लेकिन जो जाने चाहिए लोग वो बेचारे नहीं जा पाते। फिर बाकी के मैनेजर चला गया, डॉक्टर चला गया, बाकी डॉक्टर तो जो इवेंट करा रहे हैं उनके पास नहीं होंगे। इंटरनेशनल इवेंट है, उनके पास डॉक्टर नहीं, उनके पास डॉक्टर होंगे। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछना कि यार आप डॉक्टर साथ लेके आए हैं, उन्होंने पूछना आप प्लेयर लेके आए हैं, कौन से प्लेयर लेके आए कि जो इधर पार्टिसिपेट करें और आपकी कंट्री का फ्लैग ऊपर लेके आए। अच्छा नबील, ये बताएं कि इसमें टोटल कितनी बेल्ट्स होती हैं और कितने डैन तक ये जाते हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें टोटल 7 बेल्ट्स होती हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो वाइट बेल्ट हमें मिलती है, यूनिफॉर्म के साथ हमें वाइट बेल्ट मिल जाती है। फिर हम वाइट बेल्ट का लेसन करते हैं, फिर येलो बेल्ट, उसका टेस्ट होता है प्रॉपर, फिर येलो बेल्ट पे आते हैं। वो टेस्ट आपका क्लब इंस्ट्रक्टर भी ले सकता है या कोई भी मतलब जो सीनियर है वो आपका टेस्ट ले सकता है। फिर येलो के बाद ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक।
पाकिस्तान में अब ये आ गया कि पहले होता था कि 12-13 साल तक ब्लैक बेल्ट दे देते थे, अब नहीं देते। अब उसको बूम ब्लैक देते हैं, मतलब हाफ रेड होती है, हाफ ब्लैक होती है। अच्छा जब वो 16 ईयर प्लस हो जाता है सीनियर कैटेगरी के अंदर, तब उसको ब्लैक देते हैं। ठीक 10 डान होते हैं हमारे, और फर्स्ट डान जो उनसे है वो आप ब्लैक बेल्ट है। सेकंड डान जब आपने टेस्ट देना है तो उसका 2 साल का टाइम होता है। उसमें फिर आपके कुछ इवेंट अचीवमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। टेक्निकल, ठीक है, फिजिकली इवेंट्स भी होने चाहिए कि आपने 1-2 साल के अंदर कितने इवेंट परफॉर्म किए हैं कि आप सेकंड डान ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते। फिर जब सेकंड डान होता है फिर 2 साल का टाइम होता है थर्ड डान के लिए, फिर 4 साल का टाइम होता है फोर्थ डान के लिए। मतलब इस तरह टाइम लिमिट्स होती हैं। पाकिस्तान में अभी तक मेरा ख्याल है कि 6 डान तक लोग गए हैं। तो वो मेरे टीचर ही हैं सर इरशाद के, मतलब जो हमें डील करते हैं थोड़ा, और हमारी पाकिस्तान वापडा के अंदर भी आके उन्होंने काफ़ी, वो आर्मी के हैं फिर पाकिस्तान वापडा में आगे, और जो हमारे पाकिस्तान वापडा के कोचेज़ हैं वो भी तकरीबन 4-5 डान तक अभी हैं। अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड डान है। अच्छा माशाल्लाह। तो इंटरनेशनली 10 डॉन के जो लोग हैं वो कितने के होंगे, कितने एक प्लेयर होंगे? कोरिया में है, ईरान में है, मतलब मास्टर्स हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये देखे ना कि अभी अगर मेरी एज 27 है तो आई एम एथलीट, क्योंकि मैं अभी खेल रहा हूँ। लेकिन जो इंटरनेशनल है जैसे कोरिया है और ईरान है, तो उनके तो इतनी एज के मास्टर होते हैं जिनके पास 5 डान है, 6 डान है, 7 डान है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट है वो 20 साल की एज तक ले ली है। इंटरनेशनल का ये कॉन्सेप्ट है कि जो एथलीट है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद वो एथलीट नहीं है, उससे ताइक्वांडो के रिलेटेड कोई और काम लिया जाए। वो फिर मास्टर बनाते हैं, वो फिर उस कंट्री को मास्टर देते हैं जो 7 डान है, 8 डान है, कि जिस कंट्री की नेशनल टीम थोड़ी डाउन है, थोड़ा कम फ्लो है, मतलब मेडल्स नहीं आ रहे, इंटरनेशनल पे मेडल्स नहीं है, वो फिर फंडिंग भी खुद करते हैं। बेसिकली कोरिया अपनी ताइक्वांडो को खुद प्रमोट कर रहा है वो अराउंड द अपने, वर्ल्ड। यस, पूरी दुनिया में। ओके। ठीक है, वो जिसको उनको लगता है कि पाकिस्तान में, अगर अब पाकिस्तान में भी एक मास्टर है, मास्टर चुई पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग करवाते हैं। वो कोरियन है? कोरियन है वो। उनका जितना भी सारा खर्चा है वो कोरियन वैसे कर रही है। उन्होंने, कोरिया ने 2 साल हो गए पाकिस्तान को मास्टर दिया है कि आप इनको जाके और बेहतर इस कर तरह दो। उन्होंने पूरी दुनिया में सबको सबको एक मास्टर उन्होंने दिया हुआ है। ओके। उनका जितना भी है वो सारा कोरिया, क्योंकि वो कोरिया चाहते के, नहीं है कि हमारी गेम किसी भी लिहाज से किसी भी कंट्री से नीचे आए। और ये उनका नेशनल गेम है, ये उनका right? नेशनल गेम है। तो ये बताएं कि इसकी कोई रिटायरमेंट की भी एज होती है, कि कोई एज लिमिट है कि जी आप टूर्नामेंट में इस एज के बाद नहीं मजे कर की सकते? बात इस गेम की ये उन्होंने कर दी है कि फाइट के साथ जो एक्शन है ना, हमारी तो एक वेट कैटेगरी, एज कैटेगरी बढ़ा दी उन्होंने। आप 60 प्लस भी हो जाएंगे तो आप कंपटीशन खेल सकते हैं। खेल सकते हैं। इसमें कितनी वेट कैटेगरीज हैं? इसमें टोटल 8 वेट होते हैं, जो -54 से स्टार्ट होते हैं और +87 तक जाते हैं। आप किस वेट कैटेगरी में खेलते हो? मैं -74 में और -80 में खेलता हूँ, और जो मेरा फुमजे का इवेंट है उसमें मैं -30 खेलता हूँ। तो इसके अंदर ज़रा आप बताएं, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए 2 डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। नॉट जस्ट कि वेट, ये नहीं कि बस बर्गर खा लिए, ऑब्वियसली अपनी आपको इंड्योरेंस भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए वेट कैटेगरी जब आप चेंज करते हो। तो वो किस तरह, उसका प्रोसेस क्या है? उसका ये है कि जब फाइट खेलनी होती है तो तब वेट तो बढ़ाना ही होता है, लेकिन फिर थोड़ी जो डाइट है वो चेंज करते हैं, थोड़ा नीट लेते हैं, मतलब फ़िश ले ली, चिकन ले लिया, राइस ले लिए, ठीक है। तो बाकी ये बर्गर पिज़्ज़े तो आपको पता है पाकिस्तान में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब इवेंट्स होता है तब फिर इसको थोड़ा सा बायकॉट करते हैं, फिर नहीं खाते हैं जब वेट बढ़ाना है हमने, ठीक है। जब वेट कम करना तभी भी यही है। तो अपने आप में क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप जब आप एक हायर वेट पे खेलते हो वर्सेस अ लोअर रेट, कि अगर आप खुद अपने आप को बायोलॉजिकली छोड़ दो, वेयर वुड यू फिट इन उस लिहाज से? जब वेट बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पिछले 10 साल से या 5 साल से एक ही वेट के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब वेट बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, फिटनेस में बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट 85 पे जाएंगे, 75 पे 10 kg आपने वेट बढ़ाया, और फिर ऐसा नहीं बढ़ाया कि आपने सिर्फ वेट बढ़ा के घर बैठ गए, आपने इवेंट खेलना है, आपने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम सो आपको ये रियलाइज होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है और स्टेमिना कम हो गया है? हाँ, और स्टेमिना कम हो जाता है स्टेमिना जब थोड़ा बढ़ाते डाउन हो, होता है, और जब और कम थोड़ी करते हो एनर्जी, तो स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ जाता है आपका, एनर्जी लेवल थोड़ा और डाउन आपकी है। स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें और आपका ट्रेनिंग रेजिमेंट क्या है? किस तरह अपने आप को मेंटली, बिकॉज एक तो डिसिप्लिन बहुत आपको हाई लेवल डिसिप्लिन चाहिए, तो उसके लिए मेंटली आप किस तरह अपने आप को ट्रेन करते हो?
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर भी हूँ और होम क्लासेस भी मेरे पास चलती है। मेरे लिए अपने आप को टाइम देना बहुत कभी-कभी मुश्किल होता है, ओके। बिजी होते क्योंकि हो आप बहुत इसलिए? बिज़ी होता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जैसे वहाज है, वो भी मेरा क्लाइंट है, ठीक है, और बाकी आयशा उमर भी, मतलब सब इनके साथ है मेरा। तो अपने आप को टाइम देना कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आती कि मैं ट्रेनिंग करूं या ना करूं, क्योंकि लोगों की डिमांड्स ऐसी हैं। वो जब मुझे देखते हैं 85 पे है, जब 1 महीने बाद देखते हैं यार ये 70 किलो का हो गया, वो वापस आते हैं यार हमें वर्कआउट कराओ, क्या लेते हो आप। हाँ। तो फिर मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने फिर थोड़ा सा एक आधे अपनी क्लासेस को ऑफ सेशन पे रखता हूँ अपने वर्कआउट के लिए, क्योंकि मैंने 1.5 से 2 घंटा अपना वर्कआउट करना ही करना होता ये है, रोज करते हो आप? डेली करना होता है। ओके। इसमें मेरी जो ट्रेडमिल है वो है, हम्म। ठीक है, ट्रेडमिल मैंने 8 से 10 किलोमीटर डेली भागना होता है ट्रेडमिल पे, ठीक है, ताकि मैं अपने वेट को बैलेंस कर सकूं, ओके। रखूं, ताकि कोई भी कंपटीशन आता है, कंपटीशन हमारे ऐसे आते हैं जी 15 दिन बाद आपने जाना है, इस ओके। वेट में खेलना है आपने, ठीक है। तो अगर मैं फिट नहीं होऊंगा तो मुझे कभी भी नहीं कहेंगे कि आगे आपने जाना है, बिल्कुल। वो कोई और लड़का देख लेंगे, ठीक है, कि इस वेट में। और कोशिश उनकी यही होती है कि अगर कोई इंटरनेशनल ओपन चैम्पियनशिप है, कोई इवेंट है, तो वो सबसे पहले मुझे मेल कर देते हैं, बता देते हैं, बल्कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल में, जो इवेंट हाँ। ऑर्गेनाइज, क्योंकि सबके साथ अब बनी हुई है इंटरनेशनल, वो मेल बता देते हैं कि यार तुम आ रहे हो कंपटीशन पे, तो फिर एकदम एकदम से जब जाना पड़ता है, तो इसीलिए फिर वेट को बैलेंस करते हैं, पहले से ही आप हर वक्त तैयार रहते हैं रेडी रहते बस। हैं कि जिस भी वेट में खेलना हो, अगर 3-4 kg बढ़ाना है तो बढ़ जाता है, अगर 3-4 kg कम हम्म। हमारे लिए 4-5 kg कम करना मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं हम। नबील, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं टाइकांडो के, वो कितने होंगे? पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ताइक्वांडो के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मतलब हर डिपार्ट के पास हैं, जैसे अच्छा। हमारे 5-6 डिपार्टमेंट है, आर्मी, वापडा, रेलवे, एयरफोर्स, HEC, हर डिपार्ट के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ओके। गिने चुने प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीम जाती है तो वो सिलेक्टेड टीम नहीं जा सकती, हाँ। आर्मी की है तो सारी नहीं जाएगी, वो फिर देखते हैं आर्मी के 4 अच्छे हैं, वापडा के 2 अच्छे हैं, एयरफोर्स के 3-4 अच्छे हैं, और पंजाब वो फिर सूबों को भी देखते हैं कि पंजाब में भी अच्छे हैं, तो अच्छा। वो फिर पूरी एक टीम बना के ना तो फिर वो भेजती है। ऐसा तब होता है जब आपकी गेम्स होती हैं। अगर कोई ओपन हम्म। इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, फेडरेशन कहती है यार हमारे पास फंड नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर हम स्पॉन्सर देखते हैं, कोई अच्छा सा कोई स्पॉन्सर मिले जो हमें स्पॉन्सर करे, हमारी टिकट का, आने जाने का, ईच एंड एवरीथिंग सारा खर्चा मिल करे। जाते हैं यूजुअली? हाँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक IT कंपनी है, अच्छा। उसका उनका जो ऑनर्स है वो मेरे स्पॉन्सर है। अच्छा। ट्राइसन उनका, मतलब ट्राइसन कंपनी का नाम है। अभी जितने भी मैंने इवेंट खेले हैं उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। कितनी देर से सुभान स्पॉन्सर अल्लाह। कर रहे हो आपको? तकरीबन 1 साल हो गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको बताता हूँ कि यार मैंने इधर जाना है, वो कहता है ठीक है, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। तो अगर उसके ठीक ही कहने से मैं इतना मतलब कहता हूँ कि यार मैं वो भी इवेंट खेलूँगा, वो भी खेलूँगा, हाँ। मतलब बेनिफिट तो उनको कोई नहीं है ना। लेकिन हाँ। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपका शौक है, आप पाकिस्तान के स्टार हो, अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो तो अगर बिल्कुल। मुझे मतलब अल्लाह ताला ने दिया हुआ तो मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। कम लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं है, है ही है नहीं। ही नहीं है, है ही नहीं है। 1% भी नहीं है। मैंने बहुत, मेरे हम्म। पास अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं वर्कआउट कराता हूँ, हाँ। लेकिन कभी भी किसी ने नहीं मुझे ये बात की कि यू आर इंटरनेशनल प्लेयर, अगर आपने कहीं जाना है हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। कर सकते हैं, हम्म। मैं अगर साल में 10 दफ़ा भी बाहर जाऊँ तो वो 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेरी नहीं गुड। करते। हम्म, तो थैंक यू मैं उनके लिए कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी मैंने टर्की जाना था तो सारी चीज़ें मेरी उन्होंने, मतलब हर चीज़ मेरी ओके हो गई थी, लेकिन ये है कि अभी वियतनाम के लिए इंशाल्लाह जाना है। तो काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो आपको कर देते हैं और सम टाइम आपको नहीं भी लोग करते। तो पाकिस्तान जो है इस गेम में जाता है, ओलंपिक्स में जाते हैं हमारी पाकिस्तान का अभी तक कोई भी एथलीट्स ताइक्वांडो में ओलंपिक्स का क्वालीफाई राउंड ही नहीं जीत सका। नहीं जीत सके। ओलंपिक्स में तो कोई जाने की तो बहुत दूर की बात है, क्वालीफाई राउंड ही नहीं। हाँ, क्या वर्ल्ड क्या रीज़न चैंपियन। है इसकी? इसकी ये रीज़न है, एक तो फंड की रीज़न है, दूसरा एथलीट को पाकिस्तान में रह के ओलंपिक्स वो कभी भी खेल नहीं सकता। ओके। अगर हम कहें हमारे ना उस लेवल के कि कोचेस नहीं हैं? हमारे उस लेवल के कोचेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पाकिस्तान फेडरेशन ने 2 कोच हायर किए हुए हैं। एक तो कोरियन ने दिया हुआ है, वो हाँ। एक्शन कोच है फुमजे का, जिसमें आपने एक्शन करने हैं। एक उन्होंने वो अच्छे ईरानी, कोच हैं कि वो अच्छा हमें? कोच है, वो इंटरनेशनल कोच, वो अच्छे कोच, उनको अच्छा। फील हुआ है कि ये हाँ। ओलंपिक्स में शायद आ जाए अगर हम इनको कोच दें। एक उन्होंने ईरानी कोच रखा हुआ है,
ठीक है, वो 2004 का वो आई भी थिंक, कोरिया ने ओलंप प्रोवाइड किया हुआ नहीं नहीं, वो फेडरेशन ने हायर किया है वो उसको, पाकिस्तान फेडरेशन पाकिस्तान फेडरेशन ने हायर किया और पाकिस्तान फेडरेशन ने उसको पे कर रही है। ओके और वो 2004 ओलंपिक्स जो हुई थी उसका आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल है। ओके अच्छा एथलीट है वो, कोच है ओके वो, पाकिस्तान टीम को मतलब कोच कोचिंग कर रहा करवा रहा है। 2 साल में ये चेंजिंग आई है कि जो हमारे प्लेयर एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर पहले कोई मेडल नहीं आता था, अब कहीं जाके ब्राउन्ज मेडल्स वो लेके आते हैं आते हैं इतनी स्ट्रगल के बाद। अगर यही एथलीट हमारे इंटरनेशनल चले जाएं किसी अच्छी कंट्री में जाके, यूएसए में या कोरिया में कहीं ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, 6 हाँ। मंथ उधर रहें, ट्रेनिंग करें, तो कि ये ओलंपिक क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। असल में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम फंड्स जा नहीं नहीं, है, फंड नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है। वरना पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, हर फील्ड में बहुत, ताइक्वांडो में भी हर फील्ड में बहुत टैलेंट है। लेकिन यह है कि लोग, अरशद नदीम को आप देख लें, ठीक है, वो भी पाकिस्तान वापडा की हैं और हमारे साथ ही होते हैं, और उनके भी यही हालात है मतलब चलता रहता है कि यार उन्होंने जाना होता है, स्पॉन्सर देखते हैं, फिर वो जाते हैं, जब वो मेडल ले आते हैं तब सब इकट्ठे हो जाते हैं पीएसबी भी इकट्ठी, सब इकट्ठे होते हैं, हम जी इस्तकबाल कर रहे हैं। जब जाता है वो एक बंदा जाता है, जब आता है तो 100 लोग होते हैं। इस तरह नहीं होता, वो उसकी अपनी मेहनत है वो। और इसी तरह ही हमारे साथ होता है, जब हम जाते हैं तो हम टीम होती है या कोच होता है, और एयरपोर्ट पे किसी को पता नहीं होता कि ये कराटे के प्लेयर हैं, ठीक है। जब हम वापस आते हैं तो फिर हेडलाइन पे भी चल रहा होता है कि नबील ने बैंकॉक में 2 गोल्ड ले लिए, तो फिर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो स्पोर्ट हमें पाकिस्तान तब करती है जब हम अचीवमेंट ले आते हैं, अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि यार नेक्स्ट इवेंट पे जाना है उन्होंने, ठीक है। तो और ये मेरा जो फाइनल बैंकॉक में इंडिया के साथ हुआ था, तो मेरे लिए वो बड़ी एक मतलब खुशकिस्मती थी और मैं बड़ा खुश था, क्योंकि जिस तरह इंडिया की कोचेस थे वो हमारे कोच को मतलब बातें कर रहे थे कि अच्छा देखेंगे जब मेडल आएगा ये वो, तो अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत भी मुझे दी और मैंने खेला, और मैं पूरे 6 से 7 पॉइंट की लीड पे मैंने इंडियन को हराया था और गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड हुआ था मैं। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कोच वो पे ज्यूरी थी, जब मैंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं गोल्ड, और मैं पूरा फ्लैग लेके मैंने पूरा ट्रैक किया, और जो ज्यूरी थी वो उठ के उन्होंने क्लैपिंग की कि यू आर पाकिस्तानी, ठीक है। और मुझे साइड पे कहते, और मैं बेस्ट एथलीट भी हुआ था बैंकॉक में, उसकी भी मुझे उन्होंने शील्ड दी कि आप अंडर-30 के अंदर बेस्ट एथलीट भी हैं। और इंडिया के कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे? इंडिया के तकरीबन 120 के करीब एथलीट थे। पाकिस्तान के हम सिर्फ 7-8 लोग थे 120 उनके सिर्फ ताइक्वांडो के। मतलब ये दी 6 हीरोज कप जो है ये एक मतलब प्राइवेट इवेंट था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वहाँ पे आवाम थी कि मतलब आप देखें कि 3300-3400 एथलीट थे वहाँ पे, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। और जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, जाहिर सी बात जिस कंट्री में हो रहा है 3300-3400 एथलीट, यस, 3400 एथलीट्स की रजिस्ट्रेशन थी जिन्होंने परफॉर्म, 4 दिन वो कंपटीशन चला, और आप उसमें गोल्ड मेडल लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी। अच्छा नबील, आपकी सबसे जो यादगार फाइट है वो कौन सी है? मेरी जो सबसे यादगार फाइट है वो बैंकॉक में हुई थी, जो मेरी फाइनल फाइट थी, वो भी इंडियन के साथ थी। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा कोच कह रहा था कि तुम बड़े इजी होके खेल रहे हो उसके साथ। मैंने कहा वो बॉय थोड़ा जूनियर है, तो कहता चलो फिर भी लेकिन थोड़ा अच्छे से खेलो। जब मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ तो फिर जो इंडियन कोच था वो मेरे कोच को कहता है कि आप उसको बोलो खेल क्यों नहीं रहा। मुझे उसने फिर इशारा किया कि तुम खेलो अब। तो जब मैंने फिर खेलना स्टार्ट किया तो मतलब तीसरी या चौथी किक में उसको मैं नॉकआउट कर दिया था। वो फाइट ख़त्म हो गई थी। वो मेरी सबसे मतलब यादगार फ़ाइट थी और बहुत अच्छी मेरी वो फ़ाइट थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने उसको जब किक की तो मुझे नहीं लगा था कि ये नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन वो लगी इतनी बुरे तरीके से कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो किधर से निकल के कहाँ पे जाके लगी। वो लगी फेस पे और वो बॉय नॉकआउट हो गया था। उसके कोच ने काफ़ी कोशिश की कि शायद, क्योंकि 2 मिनट का टाइम होता है, और डॉक्टर्स बुलाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये मतलब नहीं खेल सकता आप, क्योंकि इसकी नाक की ब्लीडिंग नहीं रुक रही। अगर आप इसको खिलाएंगे तो रिस्क लेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप इसको। वो मेरी मतलब ज़िंदगी की एक सबसे अच्छी फाइट। इसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं और कितने मिनट का राउंड होता है? इसमें इवेंट के हिसाब से राउंड डिसाइड होते हैं। अगर कोई ओलंपिक्स है तो उसमें 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कोई जूनियर लेवल के या इंटरनेशनल ओपन है उसमें 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। मेरा जो था वो 2 मिनट के 2 राउंड थे उसमें।
जो पहला मेरा राउंड था उसमें मेरे भी 0 थे, उसके भी 0 थे, क्योंकि मैं बहुत लाइट ले गया था। लाइट इसलिए ले गया था कि मेरा अंडर 30 का उधर फाइनल चल रहा था और उधर मेरी फाइट अनाउंस हो गई थी। ओ, मैं पहले, हमारा ड्रेस चेंज होता है, हमारा जो फुमजे का ड्रेस है वो डिफरेंट है, उसमें ब्लैक ट्राउज़र होता है, वाइट अपर होता है, ओपन वो बड़ा उसको मुश्किल से पहना जाता है। और जो फाइट का वो बिल टोटली डिफरेंट है। उसमें फिर मुझे चेंज करना था, वो फिर मैंने, फाइट मेरी अनाउंस है इंटरनेशनल पे, ये है कि उन्होंने आपकी 3 दफ़ा फाइट अनाउंस करनी है, चौथी दफ़ा वो आपको बाहर निकाल देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जो बॉय होगा उसको गोल्ड कर देंगे। और मेरी वो फाइनल फाइट थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं चेंज करूँ या मैं फ़ाइट करने जाऊँ या मैं क्या करूँ। तो कोच, ये हालात है कि कोच मेरा पीछे पीछे ट्राउज़र लेके और मैं अपर लेके बस यूनि देख रहा था कि मैंने चेंज किधर करना है। फिर मैंने इवेंट पे ही सारा चेंज किया, फिर मैंने उसको इशारा किया कि फिर मैं गया प्रॉपर रिंग में, मैंने एक गमजम लिया, मतलब एक पॉइंट अपना कटवाया कि मैं लेट हूँ, मेरी गलती है, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी गेम में बहुत डिसिप्लिन है। हम बदतमीजी नहीं कर सकते जूरी के साथ जाके। मैंने रे किया, उनको बताया कि मेरा यूनिफॉर्म का मैं इवेंट खेल के आया हूँ। उन्होंने फिर मुझे 2 मिनट का टाइम दिया। तो जो मेरा पहला राउंड था वो इसी टेंशन में था कि मैं लेट हो गया हूँ और मेरा 1 पॉइंट उसको चला गया। लेकिन जब सेकेंड राउंड हुआ वो फिर मामलात इस तरह के हो गए कि मुझे खेलना पड़ा फिर। तो फिर मैं प्रॉपर खेला था उसके साथ। ये काफ़ी लोग आजकल MMA कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमें जुजित्सु भी आती है और हमारे पास और भी ज़्यादा स्किल्स हैं टाइक्वांडो के बनस्बत, बिकॉज जो टाइक्वांडो के या कराटे के जो एक सिर्फ फील्ड में रहते हैं उनको सिर्फ वही आता है, हम ऑन द ग्राउंड भी उनको मार सकते हैं। सो उन लोगों को क्या कहेंगे, और कभी आपका MMA में जाने का कोई इरादा बना? बेसिकली जो MMA गेम है वो एक ओपन गेम है, मतलब आप किसी भी जगह से उसको मार सकते हो, हिट कर सकते हो, मतलब आपने मारना ही है ना। उसमें तो कोई बाहर मार लो या उसमें जाके मार लो, आपने मारना ही है। टेक्निक आपने सीख, जो ताइक्वांडो गेम है वो डिसिप्लिन गेम है। और मेरा ख्याल है कि जितनी भी गेम्स हैं सारी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो ताइक्वांडो की बेसिक गेम्स है ना, अगर ताइक्वांडो के एथलीट MMA के अंदर आ गए ना तो ये MMA वालों के तकरीबन मुंह उड़ा देंगे। अच्छा, उसकी ये रीज़न है क्योंकि हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास टेक्निक भी है। जितने उन्होंने पंच बनाना ना, हमने फ्रंट से किक उठा के उनके मुंह पे मार देनी है। अगर नॉकआउट ही करना है आपने, अगर मारना ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स वो बहुत अच्छी है MMA, लेकिन उसमें कभी आप MMA की किक देखें, उस किक का आपको एंगल नहीं समझ आएगा वो किक लग किधर से रही है, हिप बाहर होगी, टांग अंदर होगी, ये कौन सी वो किक है? तो इसलिए है क्योंकि हर कोई जो भी MMA कर रहा है वो अपने एक डिसिप्लिन से, डिफरेंट डिसिप्लिन से आ रहा है। बिल्कुल। और जिसने कभी नहीं की, उसका जो भी कोच था, जो अगर वो मुए थाई का था तो वो उसको मुए थाई की किक सिखाएगा, अगर टाइक्वांडो का था जो भी इनिशियल कोच था वो टाइक्वांडो की सिखाएगा, अगर वो रेसलर था तो उसको रेसलिंग उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। सो आई थिंक वो ये फ़र्क है। टाइक्वांडो मेरे ख्याल से MMA में के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हाथों की जो गेम है टाइक्वांडो की थोड़ी वीक है। पंचिंग जो गेम है सिर्फ बॉक्सिंग हमारा की, एक पंच है और वो भी आपने चेस्ट पे मारना है। हाँ। जैसे ही हमारा पंच शोल्डर से ऊपर जाएगा वहां पे उन्होंने रोके कम जम एग्जैक्टली। सो आई थिंक इस लिहाज से टाइक्वांडो वाले ज़रा उनके पास एज कम है, बिकॉज उसमें पंचिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है। बॉक्सर को ये एडवांटेज है, मुए थाई को वाले को एडवांटेज है, किक बॉक्सिंग वाले को किक वाले वो को, MMA उसको सबको एडवांटेज। लेकिन आई थिंक किक वाइज, एथलेटिसिज्म वाइज और क्रिएटिविटी वाइज जो टाइक्वांडो वाला कर सकता है वो आई थिंक कोई भी और नहीं कर सकता, क्योंकि जो एथलेटिसिज्म और जो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है टाइक्वांडो में वो किसी और मार्शल आर्ट में इस लेवल पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक्शन करते हैं, हमारी किक देखें 90 के एंगल को टच करते हैं, इधर से उठाते हैं 90 के एंगल पे जाके किक मार के नीचे रखते हैं, ठीक है। और हमारे जो मतलब हम यूजली अगर बैठे हों दोस्त आपस में कोई बातचीत करें, किसी को मारना हो तो हम इधर से मारते हैं। तो जिस तरह हम हाथ यूज़ करते हैं इस तरह हम टांगे यूज़ करते हैं अपनी, कितने से डिस्टेंस में रह के कि हम अगले के मुंह पे किक मार देते, उसको समझ ही नहीं आती कि लगी कहाँ से। बिल्कुल। हमारे अंदर जो डर है ना, एक जो खौफ है मुंह पे मारने वाला कि यार मुंह पे लगेगी, वो निकला हुआ बिल्कुल। ओके, हमें मतलब नहीं है कि यार ये मुंह पे लगेगी या क्या होगा, बस जब ग्राउंड के अंदर चलेंगे या फिर वो नहीं है या फिर हम नहीं है। MMA का ये सीन है कि वहाँ पे थोड़ी डेंजरस गेम है, थोड़ी नहीं, वो बहुत डेंजरस गेम है, क्योंकि उसके अंदर आपने जब जाना है तो आपने फिर या तो उसको मारना है या आपने खुद मरना है, ठीक है। एक लेकिन जो हमारी गेम है थोड़ी टेक्निकली गेम है, Points वाली रूल्स game है, है। पॉइंट्स हैं, आपने डिसेंट रेगुलेशन तरीके से खेलनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म करना है, आपको पता है अपनी पावर का, अपनी लिमिट्स का कि आपने कहाँ पे रह के क्या करना है। फिर हमारे रूल्स होते हैं, बॉर्डर लाइन होती है कि हमारा अगर पाँव बाहर जाएगा तो हमें पॉइंट मिलेगा, डिडक्शन होगी।
मतलब प्लेयर को उन्होंने बताया कि तुम्हारे ये रूल्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेयर विंग एरिया, इसके अंदर ही तुमने खेलना है, इससे तुम बाहर जाओगे तुम्हारी डिडक्शन है, इसके अंदर ही। वो तो फ्री स्टाइल है, वो तो समझे कि अब आप मतलब स्पोर्ट्स ही है, स्ट्रीट फाइट है। अब जैसे बाहर हम लड़ते हैं, बाहर में जरा ये है कि जरा सोटे वगैरह चलते हैं और एमएमए के अंदर जरा प्रॉपर बॉक्सिंग और किट शीट के साथ होता है, मतलब ये है वो भी स्पोर्ट्स ही है। बिल्कुल। और इसी तरह मेरा ख्याल है जो लोग ज़्यादा जुजित्सु पे डिपेंड करते हैं वो भी डिसएडवांटेज पे होते हैं, बिकॉज वो गेम है सारी ज़मीन पे लड़ने वाली, और अक्सर आप जब कंपटीशन में होते हो तो आप मैट पे होते हो, और जब आप असल स्ट्रीट फाइट में होते हो तो आप ज़मीन पे होते हो। तो ज़मीन पे आपने किसी का सर मार दिया या कोई गलत गिर गया या कुछ इस तरह हो गया तो वो भी बड़ा मसला होता है। तो आई थिंक एमएमए उस लिहाज से बेहतर है कि आप सारा कुछ सीख लो और फिर जिसको आपने जहां आपने यूटिलाइज करना है वो आप कर सकते हो। तो आपका कोई है इरादा एमएमए सीखने का, जाने का, करने का? बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ, किक बॉक्सिंग की भी करवाता हूँ, क्योंकि ताइक्वांडो में सारी चीज़ें जो स्टार्ट बॉक्सिंग हमें सिखाते हैं लेकिन प्रॉपर वे से सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं, वो बेसिक ही सारी चीज़ों को, मतलब कि अब टूर्नामेंट में जाने का तो मुझे बिल्कुल भी मिक्स मार्शल आर्ट्स भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद? मैं कहूँगा कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर जाऊँ कभी भी नहीं। अच्छा। ठीक, उसकी ये रीज़न है कि जब ताइक्वांडो मुझे इतना कुछ दे रही है और मैं ताइक्वांडो के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत। और पाकिस्तान में एमएमए के वो इवेंट अभी 10 साल बाद भी नहीं आएंगे, जो इवेंट इंटरनेशनल होते हैं। हाँ, अगर वो सेटअप इंटरनेशनल वाला पाकिस्तान को दें तो हम खेलेंगे, खेलने में तो कोई मसला नहीं है। खेल तो पहले ही, हमें रिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है किसी भी गेम का हो। ठीक है, अगर कोई बैडमिंटन का प्लेयर है ना तो उसको ये पता होगा कि उसको ये एक्सपीरियंस होगा कि मुझे अपनी बॉडी फिजिक कैसे बेहतर करनी है, और हर मार्शल आर्ट्स एथलीट को ये पता होगा कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, किसी भी गेम का हो। ये मैटर नहीं करता कि वो एमएमए या कराटे या जूडो या ताइक्वांडो का, उसको पता है कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किस तरीके से करना है। अगर वो 2 मारेगा तो वो 4 खा के 4 मारेगा ज़रूर, ये है। लेकिन ये है कि हमारा पाकिस्तान में एमएमए के, मेरा नहीं ख्याल आपने कभी कोई एमएमए का प्रॉपर क्लब देखा हो जिस पर रिंग लगे हो। ये सिर्फ एक ऐसे गार्डन वाला पाकिस्तान में तो मुझे नहीं, एक वो जो टूर्नामेंट हुआ था ऐसे गार्डन वाला, वो उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे गार्डन वालों ने हमारा ताइक्वांडो का नेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने और ठीक 10 दिन बाद हमारा एमएमए का इवेंट था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और वही एक मतलब साइड है कि जो सारा नेशनल एमएमए की करवा रही है। उसके अलावा ना एमएमए की डिपार्टमेंट की टीम है, डेंजरस गेम है ना, कौन सा डिपार्ट लेगा, ना उनकी कोई पंजाब की टीम है। ठीक है, वो ओपन इवेंट करवाते हैं। सो इंटरसिटी ये सब नहीं है, इंटरसिटी हो ही नहीं सकेगा क्योंकि उसमें नहीं है, उसमें इतनी इंजरी प्रोन है वो बहुत ज्यादा कि आपको पता ही नहीं है कि आप एक फाइट खेलेंगे तो अगली आप खेल भी सकेंगे या नहीं, आपका शायद उधर ही एंड हो जाए। जितने भी आपको एमएमए के अंदर, हाँ, जितने भी आपको एमएमए के अंदर बॉयज़ मिलेंगे वो सारे ईरानी और मतलब पठान मिलेंगे। कोई भी आपको पंजाब का तो कोई भी एथलीट आपको नहीं मिलेगा कि जो एमएमए को परफॉर्म कर सके। ठीक है, वो सारे उधर की होते हैं। और उनका इवेंट भी कितने लोगों का होता है, मेरा ख्याल है कोई 20-25 लोगों का, उनका 30 लोगों का इवेंट। हमारा इधर नेशनल इवेंट आप कराए ना 400 एथलीट होता है। हम देख रहे होते हैं कि यार हमारा वेट के अंदर 20 लड़के हैं तो हमने 10 फाइटें जीतेंगे तो गोल्ड तक पहुंचेंगे। ठीक है, सेम इंटरनेशनल पे भी यही है कि यूएफसी के जो एथलीट्स होंगे वो आपको कम मिलेंगे, लेकिन उसमें यह है कि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वेरी डेंजरस गेम। ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट्स में रह के फिजिक और फिटनेस ही करनी है तो फिर आप कोई और गेम वो वाली सिलेक्ट करें जिसमें आप फिटनेस हो आपकी, आप लॉन्ग लाइफ तक खेलें। ठीक है, परफॉर्म करें, आपको पता हो कि मैंने खेलना है। एमएमए के अंदर आपकी थोड़ी सी डेंजरस है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे आपका। अगर मैं फॉर एग्जांपल वापडा से ही खेलता हूँ तो मेरा आज अगर नी फ्रैक्चर हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे घर बैठ के सैलरी देंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कहेंगे कि यू आर स्पेयर। ठीक है, जैसे अब मैं स्पेयर हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, बस अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, नेशनल में उनको एक मेडल देता हूँ तो मैं सारा साल फ्री होता हूँ। जैसे ही मेरे कोई नी का मसला बनेगा तो मुझे कहेंगे कि भाई आप ड्यूटी करें जाके, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों इस तरह का रिस्क लेंगे? इसीलिए तो वो डिपार्टमेंट ऐसे एथलीट्स नहीं रखते। बाकी सारी टीमें हमारे, क्रिकेट की हमारी टीम है वापडा की, जिसमें सलमान बट क्रिकेट का मतलब वो वापडा का है, और भी आसिफ अली वो भी वापडा का है। काफ़ी ऐसे एथलीट पुराने जो पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चल रहे। लेकिन जिनको एमएमए पसंद है वो एमएमए करते हैं बेसिक। प्लस आपके लिए इंजरी, तो आपकी एक इंजरी हो जाए तो आप तो अपना टूर्नामेंट भी नहीं कर सकते, आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है। और सो इट मेक्स टोटल सेंस कि आप नहीं करते हैं।
फिलहाल? नहीं, एमएमए को मैं रिकमेंड खुद अपने लिए पर्सनली तो मैं नहीं करता, मेरे लेकिन ख्याल है इसमें अगर ये पैसे बढ़ा दें तो फिर ये ज़्यादा इसमें लोग आएंगे। जब तक एमएमए इसमें में जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, तब तक बहुत डेंजरस गेम है ये। प्लेयर पाकिस्तान में अब देखें, कोई भी एथलीट अगर स्पोर्ट्स की तरफ आता है तो वो उसके बेचारे के दो ही शौक होते हैं। कोई जो अच्छा बॉय होगा, ठीक है, अच्छी फैमिली, रिच फैमिली से, वो आपको एथलीट मिलेगा नहीं, वो बड़े कम एथलीट आपको बात यही है मिलेंगे। कि वो पैसा आ जाएगा तो फिर तो वो स्पोर्ट्स आगे नरिश भी कर जाएगा ना, वो कर लेगा ना, क्योंकि अब मतलब तुम देख रग्बी जो है, जो अमेरिकन रग्बी है, जो उसमें इतने अमेरिकन प्लेयर्स, फुटबॉल। जो अमेरिकन फुटबॉल जो टक्कर मारने वाली है, हाँ, तो रग्बी। उनके जितने वो प्लेयर्स हैं वो 25 26 27 साल में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बीमार कंकशंस हो हो जाते जाते हैं, हैं, वो कंकशन ड्यू टू टकरे मार कंकशन। के। हाँ, बिल्कुल। तो उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है 10 12 साल अमेरिका में एक पूरी जंग चलती रही है कि बॉक्सिंग इसको में भी यही मसला है। बॉक्सिंग बंद में भी करें। यही मसला। बॉक्सिंग में वो भी नहीं, यही क्योंकि मसला है। उसमें मनी है ना, सो दीज टीम ओनर्स, द क्लब्स, दे आर मेकिंग मनी। सो अगर एमएमए में के भी उस तरह के क्लब्स बन गए, लोग इन्वॉल्व हो गए और उस तरह से पैसे बन गए, तो देन फिर यू नेवर नो। बिल्कुल। ऑलरेडी हैं ये जो इस टाइम यूएफसी के स्टार्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ गिनती के 2 4 5 हैं। वही मतलब वो प्लेयर्स कमा रहे हैं ना, माय पॉइंट इसके जो प्लेयर्स का बैक एंड है, जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में जो पैसा है वो तो असल आईसीसी बना रही है ना, तो उसमें या भी क्लब्स यूएफसी बना रहा है ना हाँ, पैसे। यूएफसी बहुत पैसे, यूएफसी इज लाइक $1 billion कंपनी नाउ, प्रॉब्ली क्लोज टू इट। तो उसमें ये कि वो पैसे बना रहे हैं। इनफैक्ट 20 साल पहले तक, 20 22 साल पहले तक तो यूएफसी स्टार्ट हुई है, तब तो कुछ भी नहीं था। और इस जर्नी में एक बंदा है डेना वाइट, पता होगा आपको, ये सारी उसकी एफर्ट है। हाँ, ये असल में स्टार्ट हुआ था ये जब ब्राज़ीलियन ग्रेसीज आए थे जुजित्सु लेके, और इन्होंने कहा कि हम सबसे फाइट करना चाहते हैं जो अपने भी मार्शल आर्ट में बेस्ट है, वो और उनको उसको हम हराएंगे। हाँ। और फिर इन्होंने सबको हराया। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये अगर हम इन सबको रिंग में डाल दें और अपने अपना मार्शल आर्ट करो और फिर देखते हैं कौन बेहतर है, तो इस तरह ये स्टार्ट हुआ और अब ये इस लेवल यूएफसी पे आ फिर गया। बिल्कुल। तो नबील, आपका अपना फेवरेट ताइक्वांडो प्लेयर कौन है? मेरा ताइक्वांडो फेवरेट जो प्लेयर है वो है ईसा सैफ। ईसा सैफ। वो मुस्लिम बॉय है, इजिप्ट का, ओके। और वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक तो मुस्लिम है, दूसरा प्लेयर भी बहुत अच्छा है, मिला भी हूँ मैं उनसे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब वो बॉय गोल्ड होता है, कोई भी मेडल लेता है, तो वो उसने एक टी शर्ट रखी हुई है, उसके ऊपर उसने ये मेंशन किया है कि ये जो मैंने मेडल लिया है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें अल्लाह का कमाल है। अच्छा। और वो सजदा करता है, और वेरी डिसेंट बॉय, नाइस। जितने भी उसके जो भी उसको मिलने आता है वो अच्छे तरीके से उसको मिलता है। तो इंटरनेशनली ये इस बंदे की क्या रैंकिंग होगी, ये जो ईसा है? इंटरनेशनल में अगर इस बंदे की रैंकिंग देखी जाए तो ये वर्ल्ड जो चैम्पियंस हैं हमारे, उसमें टॉप 4 या 3 पे आता है। अच्छा। और वर्ल्ड ओलंपिक्स का मेडलिस्ट है, उसमें मेडल भी है इसके पास। और इंटरनेशनली जो टॉप ऑफ द पूरी दुनिया का जो बेस्ट प्लेयर है ताइक्वांडो का, वो कौन है एट द मोमेंट? एट द मोमेंट में मास्टर ली जा रहा है इस वक्त। मास्टर ली। और उसमें कोरिया से उसमें मतलब डिफरेंट्स उनके हर वेट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एथलीट्स हैं। जैसे -54 फिन के अंदर और है, बैंटम वेट्स नेम है उनके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। कुछ में कोरिया के हैं, कुछ में यूएसए के हैं, अच्छे हैं। यूएसए के भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये जो ईसा की आपने बात की है, सैफ ईसा, सैफ ईसा में आपको इसके अलावा उनकी टेक्निक में, उनके स्किल्स में क्या ऐसा अच्छा लगता है कि जो आप एडमायर करते हैं? एक तो ये है कि स्किल्स, मुझे लगता है कि वो बॉय बना ही ताइक्वांडो के लिए है, और उसकी बॉडी फिजिक और उसका वेट जो है वो -80 kg में खेलता है, और मेरे से काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है उसकी, लंबा भी है, मतलब अच्छे तरीके से खेलता है। इम्प्रेस इस चीज़ से किया है कि उस बॉय का लास्ट टाइम जो है वो, मेरी अक्सर बातचीत भी होती है उनके साथ, थोड़ा सा घुटने का इशू बन गया था और उसकी सर्जरी हुई थी प्रॉपर। फाइट के दौरान ही वो गिरा था, और काफ़ी बुरे तरीके से गिरा था, क्योंकि बहुत रफ़ खेलता है वो, रफ़ से मुराद बहुत स्पीड से खेलता है। और बॉडी उसकी बिल्कुल ऊपर से छोटी है, टांगें बहुत लंबी हैं, ठीक है। और जब वो किक मारता है तो लगता नहीं कि किक लगी, लेकिन लगते फिर भी लग जाती है किक। रिसेंटली उसके घुटने का जब मसला हुआ था तो 2 साल उसने इवेंट नहीं खेला था। जब उसके घुटने का मसला ठीक हुआ तो दोबारा उसने जब रिंग के अंदर आया तो वो गोल्ड हो गया था। और अभी फिर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर सिल्वर हो गया, और अभी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करेगा। वो बॉय इजिप्ट का है,
जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो वो पाकिस्तान आया था खेलने के लिए, पाकिस्तान भी वो आया। हमारे जब पाकिस्तान में पहले तो इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते थे, जब से थोड़ा सा ताइक्वांडो को कुकीवान ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान को कोचेस दिए हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स कराएं ताकि बाकी लोगों को पता चले, बाकी कंट्रीज़ को पता चले कि पाकिस्तान भी ताइक्वांडो करता है और इनके पास भी अच्छे इवेंट्स और अच्छी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम इवेंट था 2019 के अंदर, वो पाकिस्तान आया था और बड़ा अच्छा मतलब उसने परफॉर्म किया था और अच्छा खेल के गया था। और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई फाइट लंबी चलती है, 3 मिनट का राउंड था और 1 मिनट के अंदर ही उसने, क्योंकि हमारी लिमिट्स होती हैं पॉइंट्स की कि अगर आपने पहले राउंड के अंदर 30 पॉइंट्स ले लिए तो इतना लीड है कि दूसरा प्लेयर ले ही नहीं सकता, तो आपकी फ़ाइट ख़त्म हो जाती है। वो राउंड पहले ही ख़त्म कर उसने देता किसी है। को नॉकआउट नहीं किया, क्योंकि ओलंपियन जो प्लेयर है वो जितने भी जूनियर्स प्लेयर है उनका थोड़ा सा देखता है, क्योंकि उसको फील हो जाता है ना कि ये बॉय अभी नया है या इंटरनेशनल ही है लेकिन इसकी वो स्किल्स नहीं है जो मेरे पास है, तो वो नीचे ही खेलता है। लेकिन उसने 30-40 सेकंड के अंदर फाइट खत्म कर दी। लेकिन अपने पॉइंट्स लेता है वो। पॉइंट्स लेता है वो, पॉइंट्स लेके उस तरह नॉकआउट से नहीं उसका, knock- वो नहीं। हाँ। बाकी कुछ एथलीट्स ऐसे भी हैं, यूएसए के हैं, जर्मनी के, काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं जिनकी कोशिश होती है कि नॉकआउट करें, प्लेयर को मारें, नॉकआउट करें। लेकिन वो इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा पसंद है कि वो देखता है यार कि ये जूनियर है और मैंने इसके साथ कैसे खेलना है, इसको मैंने बताना है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, ना कि तुम्हें डैमेज करने आया हूँ, ना कि तुम्हें मारने आया हूँ। फिर जिस बॉय के साथ उसकी फाइट होती थी बाद में उसके बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से मिलता था, ठीक है, उसको बताता था कि तुम्हारी फाइट के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर ट्रेनिंग करना। सही स्पोर्ट्समैन, Sportsman, हम्बल, ह्यूमिलिटी बिल्कुल। है और ये भी, और अगले का एहसास भी है कि मैं उसको मार सकता हूँ, उसको ज़ख्मी कर सकता हूँ, नॉकआउट कर सकता हूँ, लेकिन ना करूँ, बस अपने पॉइंट लो और उसको और स्पेयर कर दूँ। स्पेयर कर ये दूँ। बहुत बड़ी लेकिन quality जब है। उसकी बड़े फाइट आदमी की निशानी है ये। जब फाइट बिल्कुल। इंटरनेशनल फंसती है अच्छे तरीके से, अच्छे एथलीट्स के साथ, उसके साथ फिर लड़ता है, फिर वो देखने का भी मज़ा आता फिर है। मज़ा आता है। फिर एक राउंड के अंदर जब 12-13 पॉइंट निकालता है तो फिर मज़ा आता है देखने का। अच्छा नबील, टेकन तो खेलते हो गए? हाँ, टेकन बहुत खेली है। हवारांग लेके ही कि कोई और भी कभी? नहीं, टेकन बहुत खेली है, और मतलब वो हवारांग लेके ही? हाँ जी, कभी कोई और लिया कभी? कभी भी नहीं लिया नहीं क्योंकि लिया। पहले क्लब में ट्रेनिंग करते थे, बाद में उसके साथ खेलते थे। अच्छा, उससे कुछ सीखा? उसे किक्स बहुत सीखी, मतलब किक्स इस तरह सीखी कि जो हम ट्रेनिंग करते थे ना, तो जब वो किक्स मारता था, क्योंकि हमें तो कोड वर्ड याद थे किस तरीके से हमने खेलना है, तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा मैं ट्रेनिंग करता था। उसकी देख के कि उसका जो एंगल और उसका जिस तरह टेक्निक उसकी देख के, और वो आप रेप्लिकेट करते थे गेम से देख के? बिल्कुल फॉलो करते थे कि किस तरीके से करना है, और सेम जो वो टेक्निक्स करता था हम भी ताइक्वांडो में टेकन वाली ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं। स्पीड भी वही होती है, जिस तरह वो किक मार के उसकी आपको पता है वो किक तो बड़ी परफेक्ट है, उसकी तो perfect- सारी चीज किक्स परफेक्ट एक वो किक मारता है जो बिल्कुल स्ट्रेट उठा के मुंह और पे फिर वहां मारता पे है। वो फिर नीचे उसको नीचे लेके वो आता मेरी है। फेवरेट किक है। वो मेरी भी वो फेवरेट किक है, और उसी बिल्कुल। किक से मैंने 2-3 दफा नॉकआउट्स किए हैं, उसी किक से किए हैं। वाह, वो 90 डिग्री पे 90 गया, उठा के थोड़ी वो- देर रखता है वो, उसमें वो आग सी जलती है और फिर वो और ला फिर के वो फिर वो लेके ड्रॉप आता है, करता है। yes। वही किक वो फेवरेट किक है। और वो बाकी टेकन्स के और भी एथलीट से वो मुझे आती है मारनी, नीचे करके वो 2 बटन इकट्ठे दबाने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी भी टेकन के अंदर एथलीट से, लेकिन सबका डिफरेंट स्टाइल था। तो आप उसको मार्शल आर्ट्स ही ले लें कि वो भी एक मार्शल आर्ट्स भी एक टेकन है, और ताइक्वांडो का अलग है, जूडो का अलग है, बॉक्सिंग का अलग है, उसमें सब की जो उन्होंने टेक्निक्स, उन्होंने एक गेम तैयार कर दी थी। अब उसी गेम को लेके हम इंटरनेशनली अपनी फिजिक का भी देख रहे हैं, उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। और उसकी ये जो बॉडी की बात हो रही थी, फिजिक की, ये जो ईसा वाली बात आप कह रहे थे कि उसकी बॉडी परफेक्ट है, आई थिंक ये ताइक्वांडो के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि है। आपका जेनेटिकली आपकी बॉडी के जो है, उसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शंस, जो बॉडी के प्रोपोर्शंस हों वो ताइक्वांडो के लिए परफेक्ट हों। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लंबी टांगें हों तो उसका एडवांटेज है, ज़्यादा कद लंबा हो जाए उसका शायद डिसएडवांटेज हो, कद छोटा हो उसका डिसएडवांटेज हो। सो आपके पास एक छोटी विंडो होगी बिटवीन लेट्स से 5'8" टू मे बी 6 फुट, जिसमें आपका परफेक्ट होगा। ऐसे ही है। हाँ, मतलब ये है कि जिसका वेट 75 प्लस है, डेफिनेटली उसकी हाइट भी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ताइक्वांडो में जिनके हाइट कम है उनके वेट कम होते हैं, मतलब वेट कम होते हैं, लेकिन उनको एडवांटेज भी तो होगा ना, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अभी यूएसए का एथलीट है बॉय, उसका फ्लाई वेट है, उसकी हाइट बहुत लंबी है,
वो बिल्कुल मतलब जब किक करता है वो ना डर है, वो जब किक मारता है उसको नहीं पता कि मैं गिरूंगा, उसने किक मार देनी है। लास्ट टाइम उसका एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी G5 लेवल की इवेंट हुआ था रिसेंटली यूके के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वो बॉय वहाँ पे गोल्ड हुआ था। और उसका रिकॉर्ड है कि जब उसने फ्लाइंग किक मारी, फाइट में फ्लाइंग किक तो नहीं यूज़ होती ना, उसने जब किक मारी तो ज़मीन से तकरीबन कुछ 7 फुट वो ऊपर गया है, उसके बाद उसने उठा के मारी है किक प्रॉपर। और मेरी ज़िंदगी की वो मैं देखता हूँ कि वो पहली ऐसी किक थी कि जो मैंने देखी कि यार वाकई मारी। अब ताइक्वांडो के अंदर बेसिक और पॉइंट्स ज़्यादा नोट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब मतलब मिक्स गेम होती है, फंस के गेम होती है। पहले जो था 2020 से पहले जो ओलंपिक्स में हुआ है, 2016 में, 12 में, 8 में, 4 में ओलंपिक्स में जो होता रहा है, वहाँ पे स्पीड होती थी। वहाँ पे वो किक 10 किक मार के तो फिर पता चलता था कि अच्छा ये किक मार के चला गया। अब वो वेट करते हैं, वो देखते हैं। अब टेक्निकल गेम हो गई है कि वो आएगा तो हम खेलेंगे। पहले ये नहीं होता था, पहले डायरेक्ट अटैक पे जो कोई अटैक, किसी का अटैक अच्छा होता था, किसी का काउंटर अच्छा होता था। और अब ये नहीं, अब जो काउंटर पे खेला उसने काउंटर पे ही खेलना है, जो अटैक पे खेला उसने अटैक पे खेलना। उसने अपनी टेक्निक देखनी है कि अच्छा अब मैं इसको कर सकता हूँ, तब वो खेलेगा। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं ताइक्वांडो में। आप क्या प्रेफर करते हो, अटैक पे खेलना या काउंटर पे? ये हर प्लेयर पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रेनिंग लेवल क्या है, उसको क्या कॉन्फिडेंस है कि वो अटैक पे खेलेगा या और काउंटर अपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा। यस, opponent कि मतलब वो कैसे आ रहा है। अगर वो डेफिनेटली भाग के आएगा तो आप अटैक पे खेलेंगे, ओके। ठीक है। जैसे ही वो भागेगा आप अटैक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट। अगर वो काउंटर खेलना चाह रहा है तो फिर आपकी भी कोशिश होगी कि वेट करेंगे, काउंटर करे, Okay. फिर करें। कुछ हमारे ऐसे एथलीट्स होते हैं पाकिस्तान में भी, काफ़ी मेरे जो साथ जाते हैं, हरून खान है और भी काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। वो वेट करते हैं, देखते हैं कि अगले प्लेयर को पहले जज करते हैं। क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा WT ने कर दिया, वर्ल्ड ताइक्वांडो ने, कि पहले हमें इंटरनेशनल इवेंट पे जाके पता चलता था कि हमारी फ़ाइट किसके साथ है। अच्छा। अभी हमें अब सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया है, हर प्लेयर का हमारे पास डाटा होता है, जो कोई फिर आप उसको इवेंट रिसर्च कर हम सकते कर हो, सकते हैं, हमें पता है। अब मैंने उसका या- फाइटिंग स्टाइल देख सकते हो मैंने यूट्यूब पे, जाना है, सारा कुछ जब अब देखेंगे नबील आ रहा है मेरे वेट में, वो डेफिनेटली मुझे वो यूट्यूब भी पे, देखेगा ये इंस्टाग्राम पे कौन सर्च है। करेंगे, वो मुझे बिल्कुल। देखेंगे अच्छा ये बॉय आ रहा है, वो अपना माइंडसेट बनाएंगे, अच्छा मैंने इसके साथ इस तरीके से खेलना है। सेम आप भी यही करते हैं? मैं भी यही करता हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि वो, हम तो फिर उसके साथ डायरेक्ट बातचीत भी शुरू करते हैं, मतलब ऐसा हमारी गैदरिंग हो जाती है। अब वो सीन नहीं रहा कि मतलब आपने जाना है तो बुलाना नहीं किसी दुश्मन को। नहीं है, जिस तरह हमारे क्रिकेट के मैचेस सुबह भी हमारा होते हैं। इवेंट होता है, रात को हमारा डिनर होता है उन्हीं बॉयज़ के साथ जिनके साथ हमारी फाइट होनी है। हमें पता होता है किसके साथ हमारा इवेंट है, और लेकिन होना भी ऐसे ही चाहिए, और दुश्मन बहुत थोड़ी है, बहुत चिल, स्पोर्ट्समैन है। मतलब इस फील ही नहीं होता कि हम कोई इंटरनेशनल इवेंट खेलने हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बॉय, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, उनको पता है कि हमने अगले प्लेयर को किस तरीके से मैनेज करना है। और फाइट भी हमारी इसी तरह ही होती है। लेकिन अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाएं तब तो बुला के कोई राजी नहीं था किसी को। ये कोशिश होती थी कि बस फाइट करें, अपना मेडल लें और चले जाएं। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, दुनिया में मेरा ख्याल है कि जिस एक बंदे ने मार्शल आर्ट्स को मेन स्ट्रीम किया है वो ब्रूस ली है, ब्रूस ली। ब्रूस ली। मूवीज़ के थ्रू। सो ब्रूस ली आम की आदमी को मार्शल आर्ट्स का ब्रूस ली से ब्रूस ली पता से क्या पता चलता है, अभी ठीक तक है। अभी तक अभी हालांकि वो मतलब कब का 70s में मर भी गया था, आई थिंक हाँ। 70s में मर गया था। लेकिन आज भी ब्रूस ली का नाम जितना था उससे भी बड़ा है, ठीक है। सो ब्रूस ली की एक सेइंग है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ मैन हु नोज 10,000 किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ मैन हुज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। 10,000 आपकी ऐसी कौन सी किक है जो आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है? वही जो टेकन में आती है। वो वाली? अक्सर मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी वो फेवरेट किक है, और उस किक के 2 फायदे हैं। एक तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाती है, सेकंड आपके जो ग्रोइंग हैमस्ट्रिंग के मसल्स होते हैं वो ज़रा थोड़े स्ट्रेच होते हैं। जब तक आपके हैमस्ट्रिंग के मसल स्ट्रेच है, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है। जैसे ही आपके हैमस्ट्रिंग के मसल जो उनसे है वो स्ट्रेच होना ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेचिंग ज़ीरो। जैसे ही आपकी स्ट्रेचिंग ज़ीरो, स्टेमिना लो हो जाएगा, आप इंटरनेशनल क्या, आप नेशनल क्या, आप जूनियर लेवल परफॉर्म नहीं कर सकते। इस सबसे किक का ज़्यादा कोई नाम है? हाँ, स्टेट अब छालोगी इसको कोरियन में बोलते हैं, क्योंकि अपछालोगी? हम अब छालोगी हमने अब चालू। कोरियन में ताइक्वांडो सीखी, और कोरियन के ही नाम आते हैं किक्स के कि मतलब मिडल किक को बंदल छागी बोलते हैं, और स्टेट पंच को आपो जिरगी बोलते हैं। मतलब उनके नेम है कि अगर आपने पंच करना है तो उसको जिरगी बोलेंगे, पंच को, ये पंच है इसको जिरगी बोलते हैं वो। कोई क्योंकि
नाम इसलिए सीखते हैं जब कोई कोरियन मास्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान, वो तो उर्दू नहीं बताएगा ना हमें कि आपको उसने बताना तो पड़ेगा। वो बोलना चिरियत किंग ने मतलब छुम्बी स्टांस करो आप, ठीक है, जोसम सागी, उसने अपनी ही वर्ल्डिंग के अंदर बोलना है जो उन्होंने गेम सीखी हुई है। तो हमें भी तभी समझ आएगी जब हम उनकी उसको लैंग्वेज से समझेंगे। सीखेंगे, पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो फिर ही हमें इसीलिए हमें मुश्किल ही नहीं होता। अब वो कहता है ना कि आपने आप छालोगी करनी है, ठीक है, तो हमें पता है कि आप छालोगी कह रहा है और किस वे में कह रहा है, हमने करनी है। अब चालों की आप छालोगी, आप अब छालोगी चालोगी एक्सरसाइजिंग किक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आप कि वो जो किक है उसकी जो मोस्ट इफ़ेक्टिव, अगर आप जो है वो, तो फिर बंदा अगर नीचे हो ज़मीन पे तो उसको सबसे ज़्यादा ज़ोर की वहीं पे लगेगी ना, क्योंकि अगर वो ऊपर होगा फिर तो डिस्टेंस कम होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है, लेकिन हम फिर उनको ऑब्वियसली है कि तो वो फाइट में तो फाइट में भी कभी थोड़ा डिफरेंट नहीं, हो जाता फाइट में तो है। कभी नहीं यूज़ कभी की इनटू होगी। आउट यूज कर लेते हैं, यानी कि बाहर से निकाल के मुंह पे मार देते हैं, कभी अंदर से निकाल के, क्योंकि हमने अपना डिस्टेंस, कभी स्ट्रेट उठा के मार देते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा दिल किया है कि आप टूर्नामेंट में हो, आपके पास लीड भी है, आप चाहो तो एक आर्म किक मार के पॉइंट ले सकते हो, लेकिन आप थोड़ा कहते हो थोड़ा इधर मैं ज़रा फैंसी कुछ करना चाह रहा हूँ तो उस मोमेंट पे, उस इस मोमेंट पे क्या करते हो? फैंसी हो जाता है कि नहीं होता? फैंसी होता है, क्योंकि जब ताइक्वांडो नई नई स्टार्ट की तो एक बड़ा जूनियर लेवल था, इवेंट था, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ना सबसे अच्छा परफॉर्म करूं। तो मैंने वहाँ पे बड़ी मतलब जल्दी के अंदर आगे खूबसूरत किक्स के चक्कर में मैंने उसको 11 पॉइंट दे दिए थे अपने क्योंकि मैं जब घूमता था वो नीचे से किक मार देता था पॉइंट। ओके। जब मैं अगला राउंड गया ना तो मेरा कोच कहता है क्या हो गया है, मतलब तुम थोड़ा अपनी अपनी गेम ही खेलो जो तुम खेल रहे हो, डेमोस्ट्रेशन किकें नहीं चाहिए, पॉइंट्स वाली चाहिए। तो सेकंड राउंड के अंदर फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जाके 12 पॉइंट अपने पॉइंट कवर किए और मैं वो फिर फाइट जीता था। मतलब लास्ट 10 सेकंड थे, 11 पॉइंट थे। वो फिर मैंने उसको किक मिडल मारी, उसकी थोड़ी गलती थी, वो चढ़ के आया, मुझे समझ है, मैंने फ्रंट खेला तो मैं जीत गया। मतलब वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ कि जोश में नहीं होश में काम करना है तो फिर ही आपको पॉइंट मिलेंगे। अच्छा नबील, अब ये बताएं कि आपका ताइक्वांडो में क्या फ्यूचर है, और दूसरा ये बताएं कि जो लोग ताइक्वांडो में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ताइक्वांडो में काफ़ी हद तक तो मैं काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, और मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मैं नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाऊँ। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इवेंट्स खेल रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आपका रैंकिंग अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान, मतलब कोई भी एथलीट है, वो डायरेक्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेल सकता। उसमें इवेंट्स होते हैं कि मतलब आपने इतने इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, ठीक है, इतने आपके पास मेडल्स हैं, फिर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे, जो पाकिस्तान का फ्लैग है, वो गोल्ड लेके आऊँ पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी पूरी ट्राई है और अल्लाह ताला का साथ है, इंशाल्लाह ज़रूर ये दिन भी आएगा। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। आगे जो आना चाह रहे हैं लोग ताइक्वांडो में, उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा ये मैसेज है, ताइक्वांडो में जो आना चाहते हैं वो लोग आएँ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स भी है और फिटनेस भी है। आपकी सबसे मेन चीज़ है ये सेल्फ डिफेंस है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक मौजूद है। आजकल तो आपको पता है वेपन है, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो टेक्निक है वो फिर भी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। ठीक है, तो चलें, अगर एज अ स्पोर्ट्स नहीं कोई करना चाह रहा, लेकिन सेफ्टी के लिए कर ले। लेकिन अगर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स के लिए करना चाहता तो उसके लिए भी बेनिफिट्स हैं। लाइक जब मैं अब पाकिस्तान बाबडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और सारी चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छा ट्रेनर भी हूँ। अब मैं जितना भी कमा रहा हूँ ताइक्वांडो की वजह से ही कमा रहा हूँ। अगर मुझे ताइक्वांडो नहीं आती, मेरे पास स्किल्स ना होती, तो मैं भी एक आम पाकिस्तानी शहरी था, ठीक है, जिस तरह बाकी सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं कोई। लेकिन मैंने ताइक्वांडो सीखी, उसको ग्रूम किया, और आगे फिर ये है कि ताइक्वांडो में आपको ये भी बेनिफिट हो जाता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़, अब तो हमारी HEC की भी टीम्स हैं स्पोर्ट्स की, कि चले अगर कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं सकता तो वो HEC से अपनी कम से कम डिग्री ले लेता है, फ्री एजुकेशन ले लेता है, फिर किसी अच्छे डिपार्ट में चला जाता है, जाके फिर उसको ये पता होता है कि यार मेरा थोड़ा सा लाइफ जो सेटल है, जब तक कंफर्टेबल हो उसकी जाएगी। मतलब हाँ। कंफर्टेबल है, मतलब अगर ताइक्वांडो करता रहेगा, डिग्री कंप्लीट होती है, फिर चाहे ताइक्वांडो छोड़ दे, स्किप कर दे, कोई जॉब कर ले अच्छी सी। और अगर ताइक्वांडो को ही उसने अपने साथ रखना है तो फिर बड़े ऐसे एथलीट हैं जो ताइक्वांडो भी कर रहे हैं और साथ में स्टडी भी कर रहे हैं और अपना जॉब भी कर रहे हैं। और पेरेंट्स को कोई मैसेज देंगे जो जिनके बच्चे ताइक्वांडो करना चाह रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उनको रोक रहे हैं? या पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को
स्पोर्ट्स की कोई भी स्पोर्ट्स है, ताइक्वांडो ना भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनको मतलब किसी ना ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर वो डालें ताकि उनके बच्चे फिज़िकली एक्टिविटी हासिल करें और फिज़िकल फिट हों। अगर ताइक्वांडो करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के अंदर आपको कार्डियो भी करना पड़ता है, आपको ट्रेडमिल भी रनिंग भी करनी पड़ती है, आपको अपनी स्ट्रेचिंग भी इम्प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि फुल फिटनेस गेम और है। माइंड की भी बहुत ज़्यादा गेम है, सबसे गेम ज़्यादा गेम मेंटली जो बहुत गेम, सबसे ज़्यादा आपकी मेंटली गेम है। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो माइंड स्ट्रॉन्ग की वजह से, कि नहीं नहीं हमने करना है करना है करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं। तो आजकल के दौर में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी में लेके आएँ, ताइक्वांडो कराएँ, मार्शल आर्ट्स कराएँ, मतलब ताइक्वांडो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स को अभी थोड़ा-सा नॉलेज होना शुरू हुआ है। वो मुझे ढूँढते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि मैं ताइक्वांडो करा रहा हूँ, मैं डीएचए में आजकल करा रहा हूँ, उनको पता है कि यार ये बॉय करा रहा है, तो अब उनका इंटरेस्ट है पेरेंट्स का, पहले की निस्बत से। जब हम करते थे तब तो अब्बा जी कहते थे कि भाई ना करो, हमें कोई चोट ना लग जाए या कोई मसला ना हो जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को अवेयरनेस है, जिनको नहीं है उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ। और एंड में ये बता दें कि अगर आपको कोई सीक आउट करना चाहे किसी भी चीज़ के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? अगर मुझे कोई स्पॉन्सरशिप के लिए अगर वो चाहता है कि यार हमारा आपको एथलेटिक इंस्टा पे, पर्सन, ईमेल, फेसबुक, कहाँ पे आपके साथ रब्ता करें वो? इंस्टाग्राम पे मेरा केटीएफ स्टूडियो के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आप जाना चाह रहे हैं, हम आपके लिए स्पॉन्सर हैं, ठीक है। आप जाएँ, जैसे पहले आप इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हैं, ठीक है, तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, तो आप जाएँ, तो मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उनको। केटीएफ स्टूडियो आपने बताया, केटीएफ फिटनेस स्टूडियो केटीएफ फिटनेस स्टूडियो पर स्टूडियो। नबील खालिद से रब्ता किया जा सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप आए हमारी पॉडकास्ट पे, आपने हमें थैंक यू सो इतनी मच। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू। अल्लाह करे कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने की, वो पूरी हों और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह का भी नाम रोशन हो और आपका इंशाल्लाह भी। इंशाल्लाह। Ladies and gentlemen, thank you for watching our podcast. Please subscribe, like, and share videos. Till next time, goodbye. अल्लाह